हेलो दोस्तों, मैं हूं बंटी बना। दौड़कास्ट विद बंटी बना में आप सबका स्वागत है। आज एपिसोड 4 में मैं आपको मिलवाने वाला हूं ऐसे शख्स से जिनकी हिम्मत और सहनशीलता की लोग मिसाल देते हैं। पिछले 3 एपिसोड में आप मिले उन लोगों से जिन्होंने रनिंग के क्षेत्र में झंडे गाड़े थे, लेकिन आज मैं जिस शख्स से आपको मिलवाने वाला हूं उनके घर के बाहर 4 पहिया वाहनों की कतार खड़ी होती है, लेकिन उनका शौक है 2 पहिया, वो भी बिना मोटर का। जी हाँ, साइकिल। देश में नहीं, विदेश में भी वो 4-4 हजार किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं। तो मिलिए शहर के नामी बिल्डर, शानदार रनर और सब शानदार साइकिलिस्ट से नितिन सैनी। नितिन सैनी, आपका स्वागत है दौड़कास्ट विद बंटी बना में। धन्यवाद। नितिन, आपके साथ दौड़कास्ट के सवालों की मैराथन शुरू करने से पहले मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि आपके अचीवमेंट्स क्या है। उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा बहुत कुछ। इतने भाई के इतने अचीवमेंट्स हैं, उनके लिए मुझे लिख के लाना पड़ा। साइकिलिंग के अचीवमेंट है नॉर्थ कैप में इटली से नॉर्वे 4000 किलोमीटर, लंदन एडिनबर्ग लंदन 1500 किलोमीटर, श्रीनगर से कन्याकुमारी 3680 किलोमीटर, ईशान बाइक 2024 में किया इन्होंने थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया 2000 किलोमीटर। ऑडेक्स बीआरआई में इन्होंने 200, 400, 600 और 1000 किलोमीटर इंडिया में की हुई है। उसके अलावा रनिंग की आप सुनेंगे इनकी। इन्होंने कॉमरेड अल्ट्रा रनर 3 बार कंप्लीट की है। 90 किलोमीटर की जो रन होती है, सबसे टफ रन, जो पिछले 3 एपिसोड में तीनों रनर बता चुके हैं कि वो सबसे टफ रन होती है, वो नितिन सैनी ने की हुई है। उसके अलावा ये तो सिर्फ बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं इनके, छोटे मोटे के अचीवमेंट्स तो इन्होंने लिख के ही नहीं दिए मुझे, तो वो अलग है। उन सब की हम बात करेंगे आज के एपिसोड में नितिन सैनी से। तो नितिन सैनी, आप ये बताएं, आप एक संपन्न परिवार से आते हैं। शहर की कई ऊंची ऊंची इमारतें आपके परिवार की देन है। आपने शहर में कई बिल्डिंग्स खड़ी की हैं और आपके घर के बाहर मैंने देखा है गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। इस साइकिलिंग का शौक क्यों और कैसे? देखिए, मैंने शुरुआत से मेरे फादर ने भी जो मुझे सिखाया है, या जो मैंने एक चीज़ अच्छे से सीखी है कि पैसा आपके पास हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी पूंजी होती है वो आपका शरीर होता है, आपका स्वास्थ्य होता है। क्योंकि अगर स्वास्थ्य रहेगा तो सब कुछ है, और स्वास्थ्य नहीं है तो पैसा, गाड़ियाँ, ये किसी काम की नहीं है। तो मुझे याद है कि 2017 के आसपास की बात है, जब मैं काफ़ी ओवरवेट हो गया था, और तो जैसे सब शुरुआत करते हैं वैसे ही मैंने भी शुरुआत करी कि मैं लगभग 90 किलो का एक बंदा रहता था, और सब कहने लगे कि यार अब ध्यान देना चाहिए। मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि यार अगर आपने इस वक्त अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो सकती है। तो उस वक्त मैंने अपने वेट को कम करने के लिए कहिए, या स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान देने के लिए कहा कि चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब मेरे से रनिंग नहीं हो पाती थी, तो मैं देखता था कि कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो साइकिलिंग कर रहे थे, जिसमें एक मेरे मित्र हैं गौरव खंडेलवाल, उनको मैं देखता था कि वो साइकिलिंग करते थे। तो मैंने उनको तुरंत कॉल लगा दिया। मैंने कहा कि भाई मुझे भी साइकिलिंग करनी है, कैसे होता है, क्या करना होता है? उसने कहा कि कुछ नहीं करना होता, उसके लिए साइकिल खरीदनी होती है। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और धीरे धीरे जब मैंने साइकिल खरीदा, साइकिल खरीदने का एक अपना किस्सा है, वो भी मैं आपको बताता, लेकिन वो एक अपने आप में किस्से हैं। तो किस्से तो मेरे पास इतने हैं, लेकिन जब मैंने साइकिल सुनना है कि साइकिल खरीदने के लिए क्या किस्सा था। सबसे पहले आदमी के स्टार्ट ही साइकिल खरीदने से। कोई साइकिलिंग खरीदने का किस्सा भी अपने आप में एक बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि जब मुझे मेरे मित्र ने कहा कि आ जाओ तुम, एक हमारे यहाँ पर एक अच्छे साइकिल हैं, अभी तो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, हेमंत हैं, तो उनके यहाँ पर हेमंत छाबड़िया, बिल्कुल। तो वहाँ पर उन्होंने बुला लिया, गौरव ने, कि आ जाओ और साइकिल खरीदते हैं तुम्हारे लिए। तो मुझे याद है कि जब मैं, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत नई चीज़ थी, मैंने स्कूल में साइकिल चलाई थी, और स्कूल में जो साइकिल आती थी, मुझे आज भी ध्यान है कि रेंजर करके एक साइकिल आती थी, और 1000 रुपये की वो साइकिल आती थी। तो अब तो क्योंकि नितिन कमाने लगा है,
नितिन के पास पैसे भी हैं, तो नितिन ने कहा कि अब 1000 रुपये नहीं, अब 10,000 रुपये रख कर ले चलते हैं। तो मुझे आज भी ध्यान है कि मैं 10,000 रुपये लेकर गया कि अब अच्छी साइकिल खरीदेंगे। मेरे दिमाग में क्योंकि कुछ भी नहीं था। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे हेमंत ने एक साइकिल की, आप ये बिल्कुल बेसिक साइकिल है, बिगिनर्स के लिए होती है, आप इसको चला कर देखिए। तो मैंने चलाई, मैंने कहा अच्छी है, तो ठीक है। मैंने कहा कितने की है, तो उन्होंने बताया कि ये जो साइकिल है 27,000 की है। मैं आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि मैं 10,000 में वर्ल्ड की टॉप क्लास साइकिल खरीदने गया था, और वो कहते हैं कि 27,000 में बेसिक साइकिल आती है। हाँ। लेकिन ठीक है, थोड़ी देर तो मैं सदमे में रहा, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि अभी माहौल चेंज हो चुका है साइकिलिंग का, और अब वैसा नहीं है कि आप 1000 रुपये में साइकिल ले आएंगे या चला लेंगे। तो ठीक है, तो उस वक्त मैंने अपने मित्र से कहा कि क्या करना चाहिए। तो गौरव ने कहा कि भाई एक काम कर, मैंने लास्ट मंथ ही जो साइकिल परचेज़ करी है वो ले ले, कोई चक्कर नहीं है, मैंने अच्छा देख रखा है। तो मेरी एक सबसे ख़ास बात यह है या कि मैं कभी भी मैं अपने आप से एक्सपीरियंस नहीं लेता। अगर कोई मुझे एक्सपीरियंस बंदा मिलता है, मैं उसकी सुन लेता हूँ, और शायद सभी को वो सुन लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस दो ही चीज़ों से मिलता है, या तो खुद करके देख लो या एक्सपीरियंस की ले लो, बात मान लो। तो मैंने उनकी बात कही, मैंने कहा कि भाई हेमंत जी यार, इन्होंने जो लिए हैं वो आप मुझे कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, कर देता हूँ। मैंने कहा बताओ प्राइस। तो उन्होंने जो प्राइस बताया, मैं आज भी मुझे ध्यान है, 85, उन्होंने कहा कि 90,000 की है, लेकिन आपके लिए 85,000। अब 85,000 जो बंदा 10,000 रुपये लेकर गया है, वो 85,000 की। तो उस वक्त थोड़ी देर तो मेरा समझ नहीं आया कि करना क्या चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा कि उस दिन मैंने उस डिसीज़न को लिया, और ये शायद मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अच्छा डिसीज़न था, क्योंकि अगर मैं सस्ती साइकिल ले आता तो शायद उस पर आज कपड़े सूख रहे होते, जैसे जनरल काफ़ी लोगों के ऐसे होता है। तो 85,000 जो रुपीज़ हैं, मैंने घर पे नहीं बताया कि इतने की साइकिल, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे को कहते हैं कि पागल हो चुका है। तो उन्होंने मेरे को तो मैं साइकिल लेकर आया, तो केवल इसी दबाव में कि 85,000 की साइकिलें चलानी तो पड़नी चाहिए थी। अगले ही दिन मैंने गौरव को कहा कि मुझे जाना है साइकिल, तो उन्होंने कहा कि 2-3 लोगों का ग्रुप है, वो सुबह जा रहा है। तो वो 3 जने थे जो सुबह मेरे को लेकर गए हैं अगले ही दिन, और मैं पहले ही दिन पास में हमारे बोराबास है जगह, वो लगभग मेरे घर से लगभग 17-18 किलोमीटर पड़ती है। तो 17-18 जाना और 17-18 आना, लगभग मैंने 35-36 किलोमीटर वो पहले ही दिन राइड करी। जब मैंने वो राइड करी तो मुझे लगा कि मैंने 35 किलोमीटर राइड कर लिया। इट वाज लाइक कि मैं बहुत क्या अचीव कर लिया है मैंने। तो वो जो अचीवमेंट एक फील हुआ, और फिर उसके बाद जब एक ग्रुप ज्वाइन किया मैंने, साइक्लोक्रॉस कोटा करके एक ग्रुप है उसमें, तो उसमें जब वो एप्रिशिएशंस मुझे मिला कि ये पहले ही दिन इसने इतनी साइकिल कर ली है, इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है, तो वो शायद एक एप्रिशिएशन था। वहाँ से मेरे कुछ फ्रेंड्स बने, जिसमें एक रहीम खान हैं मेरे काफ़ी अच्छे मित्र। उनके साथ मैंने उसके बाद जो है डेली का नियम बनाया, और शायद मैंने 2-3 महीने तक कंटिन्यू 50 किलोमीटर्स पर डे राइड किया है। तो यहाँ से ये शुरुआत हुई थी। और अगले ही दिन जिस दिन मैंने साइकिलिंग करी थी, तो उन 3 दोस्तों में से एक दोस्त था मेरा, जो मेरे कॉलेज का ही फ्रेंड था, अविनाश बेदी। उन्हीं 3 जो मैं जिनके साथ किया, उसने कहा कि जब तू साइकिलिंग कर ही रहा है तो रनिंग भी कर ले। मैंने कहा रनिंग आती नहीं, कि तू आ जा। तो उनकी बदौलत मेरे को जो है रनिंग करने का भी मौका मिला। और मुझे वो डेट्स आज भी ध्यान रहती हैं। जिस दिन मैंने साइकिलिंग स्टार्ट करी वो थी 26 मार्च 2017, और जिस दिन मैंने रनिंग स्टार्ट करी वो थी 27 मार्च 2017। तो वो डेट्स इस तरह से ध्यान है कि वो आपकी लाइफ की शायद ऐसे टर्निंग पॉइंट्स थे। 26 मार्च 2017 को साइकिलिंग स्टार्ट और अगले दिन रनिंग पे चले गए। अच्छा, रनिंग का क्या रहा फिर? रनिंग का भी तो किस्से मेरे पास बहुत है। और ये शुरुआती किस्से तो किससे सुनने ही बैठे। शुरुआत कैसे हुई तो पता पड़े। रनिंग की शुरुआत मैं रनिंग के लिए गया, जैसे कि अविनाश ने कहा कि तुम आ जाओ। मॉर्निंग 5:30 5:45 का उनका टाइम था। JK स्टेडियम में
था, मुझे तो कुछ अच्छा। ध्यान भी नहीं था। आपको ध्यान नहीं, मुझे याद है कि पहले दिन की जो मेरे को आपकी अपीयरेंस है ना, पेट था, अच्छे बल्क वाली बॉडी लेके आए थे। जी जी जी, मैंने कहा बिल्कुल अरे यार अविनाश किसको लेके आया है। बिल्कुल। तो वो ऐसे ही मैं गया था, मुझे तो कभी ज़िंदगी में साइकिल मैंने रनिंग करी नहीं थी। तो उस दिन आए तो एक उन्होंने कहा कि अभी सर आ रहे हैं, मुझे तो सर भी नहीं पता कौन सर क्या होते हैं, क्या हैं, कोच हैं, क्या हैं। हाँ एक लंबा सा आदमी चल हाँ के आए, उनके उनके साथ वो आए और उन्होंने कहा कि चलो वार्म अप करते हैं। तो उन्होंने 3 राउंड तो हमें वार्म अप में करा दिया। फिर कहते हैं कि चलो थोड़ा सा, वो उन्होंने कुछ पता नहीं क्या ड्रिल्स कराई। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा अब हो गया होगा। तो ऐसे करके उन्होंने आधा पौन घंटा हमको कुछ कराया। फिर उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा वार्म अप हो चुका है, अब हम क्या करेंगे 1.6, उन्होंने कुछ कहा कि यहाँ से स्टार्ट करके 4 राउंड लेने हैं आपको। मैंने कहा यार अभी तो मुझे लगा कि कब खत्म हो गया। तो ठीक है, तो उन्होंने कहा स्टार्ट करो। तो बहुत सारे लोग थे जो रनिंग करना था और मैं पहली बार रनिंग कर रहा था। उन्होंने कहा कि जो आपको जितना आपका अच्छा हो सकता है वो। तो मैंने कहा ठीक है आज दौड़ते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया दौड़ना और यकीन मानेंगे कम से कम 15-20 रनर्स तो रहे होंगे, शायद हो सकता है आप भी रहे हों मैं था साथ में, उस मुझे रन पता में। अच्छे से याद है। तो उस रन में तो मैं दौड़ा ना, मैं सबको पीछे छोड़ गया। आधे लोग तो ये सोच रहे हैं यार ये कौन आया है। लेकिन जैसे ही मैं मुश्किल से 100 या 200 मीटर भी नहीं चला होऊंगा, मैं वहीं पर पड़ गया। हाँ तो तब मुझे समझ में आया कि रनिंग क्या होता है, रनिंग कैसे की जाती है। और इसके लिए मैं कहूँगा कि आईआरसी ग्रुप जो है उसका बहुत थैंकफुल रहूँगा, ग्रेटिट्यूड है मेरा। ऐसे ही साइक्लोटॉर्स कोटा का मेरा जो है बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं, क्योंकि उन लोगों की वजह से, उनके अप्रिसिएशन की वजह से आईआरसी में जो अजय सर ने हमको जो सिखाया है शुरुआती दिनों में, वो शायद कहीं ना कहीं मेरे घर कर गया। और मैं जो भी कर पा रहा हूँ आज, छोटा मोटा जो भी कर रहा हूँ, तो उनमें उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ये तो आपकी शुरुआत बताइए आपने साइकिल की और रनिंग की। जी। अब हम बात करते हैं आगे। आपसे ये बताओ कि सबसे लंबी राइड जो आपने की या सबसे लंबी रन जो आपने की, उसमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत फनी रहा हो, कि मतलब लंबी राइड का कोई बहुत फनी जिसको मजा आ जाए कि हाँ सुन के कि यार ऐसा भी होता है क्या। अच्छा, पर किस्से तो वही बहुत सारे हैं। हाँ लेकिन एक किस्सा याद आता है मेरे को कि मैं क्योंकि बहुत जनरल होता है, तो ध्यान है मुझे कि मैं एक बार 1000 किलोमीटर कर रहा था, शुरुआती टाइम था। और लेकिन उसके पहले मैंने क्योंकि 200, 300, 400, 600 कर लिया था, तो मुझे काफ़ी अंदाज़ा था कि जब आप इंडियन रोड्स पे जब आप राइड करते हैं और फिर आप जब बीच में रुकते हैं तो वहाँ पर बहुत मज़ेदार किस्से होते हैं। हाँ आपने भी कभी किया हाँ होगा तो हाँ आपके हाँ हाँ। साथ भी हुए होंगे। मेरे साथ ऐसा ही एक किस्सा हुआ था कि 1000 किलोमीटर कर रहा था मैं राजकोट से, और मुझे जाना था आबू, और आबू से वापस जाना था। तो बीच में कच्छ वाला एरिया भी पड़ता है कुछ। तो वहाँ पर जो है मैं एक ढाबे पे रुका। तो ढाबे पे रुकते हैं तो ढाबे पे क्या होता है, जितने भी लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, झुंड बनाते हैं। फिर वो साइकिल को देखते हैं सारे मिलके, हाँ साइकिल के चारों ओर जैसे फेरे घूम लगाते जाते हैं, इस तरह से होता है। फिर देखते हैं, फिर उसको साइकिल के टायर को देखते हैं, जैसे ये टायर दिख रहा है आपको, हाँ भैया इसमें हवा भरती है क्या। मैं तो ठीक है, अब मेरे को इतना पता था। अब लोग क्या करते हैं कि हमेशा प्राइस पूछते हैं। अब मुझे ऐसा पता था कि उधर जो कि आपको जो है इन चीज़ों में थोड़ा सा खींच के रखना खींच पड़ता के है। रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता नहीं कि जो बैठे हैं वो किस नियत से आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि आप सोलो करने वाले हैं, क्योंकि अभी हाँ आपको तो हमेशा हमारे पास एक रामबाण होता है। हम क्या करते जनरली हम मतलब उस टाइम पर मैंने एक चीज़ सीखी थी कि क्या बोलना है वो। तो ये बोलते थे कि अ, भाई हम जो हैं आर्मी से हैं और अभी हमारी आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है। हाँ। तो उसमें से ये जनरली बोलते थे। तो उसमें से एक बंदा जो था क्या बताया आपको, उसमें से एक आर्मी का निकल गया। अच्छा। बंदा है उसमें से आर्मी का निकल गया। तो वो मेरे से पूछता है कि आप कौन सी बटालियन से हैं। मैंने कहा कि मैं जो है एक साइकिलिंग बटालियन से हूँ। तो वो कहता है कि साइकिलिंग बटालियन तो कुछ होती ही नहीं है। हाँ मैंने कहा
आर्मी मतलब है हमारी एक साइकिलिंग आर्मी है। हाँ बात को कैसे घुमाया जाता है, तो वो मुझे याद आता है कि पकड़े गए। वो बंदा आज पकड़े गए, आज आज आप। हाँ तो फिर मैंने उसको घुमाया कि मैंने कहा हमारी एक इंडियन साइकिलिंग आर्मी है, जिसमें हम जो है साइकिलिंग करते हैं, और हम जो है ग्रुप्स में साइकिलिंग करते हैं ऑल ओवर इंडिया, हम काफ़ी बड़ा ग्रुप है। हाँ। इस तरह से मैंने उसको घुमाया। घुमाया, तो ये एक याद रहता है मेरे को कि हमारा झूठ भी ऐसे कभी कभी पकड़ा जाता पकड़ा है, लेकिन जाता है। वो झूठ कभी कभी हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए बोलते हैं बहुत हम। जरूरी होता है। ऐसे नहीं है कि हम कुछ दिखाना चाहते हैं, क्योंकि किस नियत से वो कौन हमें इतने स्ट्रेंजर्स मिलते हैं, और इंडियंस के तो आप जानते ही हैं इंडियन रोड्स की कंडीशंस क्या हैं, तो वो थोड़ा सा है। तो अभी इंडियन अब तो काफ़ी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है और काफ़ी अच्छे लोग हैं, लेकिन सभी तरह के लोग होते हैं और सभी जगह होते हैं, सही तो आप भी बात। मानते हैं। बात करते हैं नॉर्थ कैप 4000 की, जी। इटली से नॉर्वे। यस। ये सबसे लंबी राइड अभी तक की आप जी। कैसे सोचा, घर वालों का रिएक्शन क्या था, और राइड के दौरान क्या अनुभव किया आपने, उस राइड के बारे में मुझे पूरा जानना है। आपने जो पहना है वो भी शायद नॉर्थ कैप वाले ही जी बिल्कुल, पहनी है। नॉर्थ कैप की है। हाँ। ये जो दिख रहा है आपको, ये नॉर्थ कैप का डेस्टिनेशन है, और ये जो वहाँ पर एक ग्लोब है। तो 2023 की बात है, फरवरी में मैंने केटू के जो है कश्मीर से कन्याकुमारी कंप्लीट किया था। फरवरी 2023 की बात है। तो फरवरी 2023 में जब मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी किया, तो वहाँ जब कन्याकुमारी की फिनिश लाइन पे जब मैं था, और जब मैं वहाँ से रिटर्न हो रहा था, तभी मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि तुमने इंडिया तो नाप लिया है, श्रीनगर से कन्याकुमारी कर लिया है, अब क्या? क्योंकि अगर मैं अपने आप को टारगेट नहीं देता हूँ तो मैं बहुत लेजी इंसान बन जाता हूँ, और ये सभी के साथ है। सभी के साथ। अगर आप अपने आप को टारगेट देते रहोगे तो आप आगे ही बढ़ते रहोगे। तो उस समय ये थॉट आया कि अब इसके ऊपर क्या करना है। वहाँ से ये चीज़ चालू हुई कि देखो कि क्या हो सकता है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब तक आपको ये नहीं पता है कि जाना कहाँ है, फिर तो आप कहीं भी जाओ, फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले पता करना होता है कि आपको जाना कहाँ है। तो उस उस दौरान मैंने जो है अपने सर्च किया कि कौन कौन सी ऐसी लॉन्ग राइड्स हैं, कौन कौन सी ऐसी राइड्स होती हैं जो पर्टिकुलर 3700 के एंड अबव हैं। तो उसमें काफ़ी कम राइड्स थी, जो क्योंकि अब इतनी 4000 के ऊपर की राइड्स, इवेंट्स भी कम होते हैं और लोग भी कम होते हैं करने वाले। तो उस टाइम पर देखा तो मुझे एक नॉर्थ केप ये दिखा, और उसमें एक मेरे को जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ लगी थी वो उसका फिनिशिंग पॉइंट। फिनिशिंग पॉइंट इतना अट्रैक्टिव था, जो मैंने बताया ग्लोब, और जो फीलिंग कहते हैं कि दैट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उसके बाद दुनिया ही नहीं है। नॉर्थ कैप अर्थ का एंड है। अर्थ का एंड है। तो ये जब चीज़ सुनने में ही इतनी अट्रैक्टिव लग रही हाँ। है, तो मेरे वहाँ दिमाग में जाके- ये था कि मुझे तो जाके वहाँ feel जाना करना, है, जाके और वो feel जाकर करना। फील करना है। तो ये जो इसकी इस रेस की यूएसपी थी, वही मुझे शायद इस रेस के लिए आगे लेकर आई। और मैंने शायद 4-5 महीने बाद ही इनका अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन हुआ, 23 में ही, 24 में ये रेस थी अगस्त में। तो मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, और लगभग ये 8 कंट्रीज़ को क्रॉस किया है मैंने, इटली से नॉर्वे। इटली से मैं रोवेरेटो एक सिटी से स्टार्ट हुआ था, इंसब्रुक, देन म्यूनिक, बर्लिन, चेक भी आया था बीच में, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, एंड देन नॉर्वे। वेदर की कंडीशन चेंज होती गई होंगी, बिल्कुल। मतलब, और एलिवेशन आता होगा जी। कई जगह पे, कई कई अलग अलग तरह की टफनेस फूड को लेकर के, और मतलब कई सारी जो बेसिक। एक्चुअली क्या था, नॉर्थ केप जब मैंने किया, क्योंकि वो मेरे लिए पहला मौका था जो कि फुल्ली सेल्फ सपोर्टेड था। क्योंकि इसके पहले जो हमने केटू के किया था, वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र जो थे दिल्ली के, उनकी तरफ से वो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। उसमें क्या होता था कि हमारा जो लगेज था वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था। तो हमारे पास एक लगेज होता था,
जो हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है पर्टिकुलर जगह से, जैसे हम श्रीनगर से चले पठानकोट में, हमें पता है कि वहाँ जाकर रुकना है, स्टे की हमें टेंशन नहीं लेनी, फूड हमें बस रास्ते का देखना है क्योंकि वहाँ मिल रहा है, और हमें लगेज की भी टेंशन नहीं लेनी। तो ये K2K किया था मैंने, जो इससे पहले जो बड़ी राइड थी। नॉर्थ केप की एक खासियत ये थी कि यहाँ हमको राइड से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें और मैनेज करनी थी, क्योंकि एक फुल्ली सेल्फ सपोर्टेड राइड थी। फुल्ली सेल्फ सपोर्टेड राइड का मतलब ये होता है कि अब जो आपके पास साइकिल पर है, कोई आपका लगेज ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, तो जो आपके पास साइकिल पर है आपको उसी से ही मैनेज करना है। जो आपके पास कपड़े आप साइकिल पे ले जा सकते हो, वही आपको पूरे 4200 जो किलोमीटर मैंने राइड करी है उसमें आपको काम आना है। जो आपके पास टूल किट है, जो आपके पास मेडिकल किट है, जो आपके पास इन चीज़ों की बहुत सख्त जरूरत है। तो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो मेरे लिए सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट जो चीज़ थी वो थी चीज़ों को मैनेज करना, कि एक साइकिल पर। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ इंडिया से, तो मैं केवल वही सामान ले जा रहा हूँ जो कि मुझे साइकिल पर ले जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ फेंकना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सामान फेंकना पड़ेगा, क्योंकि जो केवल मेरे साथ साइकिल है इटली से, और क्योंकि मैं 4200 किलोमीटर जा चुका हूँ मेरे फिनिश पॉइंट पे, तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो लॉजिस्टिक्स मैनेज करना। इसके बाद जो सेकंड परेशानी थी फूड, क्योंकि आप यूरोप में हैं, इंडियन रोड्स पे आपको जगह जगह ढाबे मिलते हैं, कुछ नहीं तो पराठा खाया और चल दिया। वहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं है। वहाँ पर आपको 60 किलोमीटर तक कुछ नहीं मिलता है। ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर आपको इंडियन फूड नहीं मिलता है। तो आपको शुरुआत के दिनों में मैंने समझ लिया कि किस तरह से, तो मैंने कुछ टाइम तो ऐसा रहा है कि शायद मैंने नाचोस और चीज़ इनसे काम चलाया है काफ़ी टाइम तक स्वीडन में। नाचोस और चीज़ जो था मेरा लंच होता था, नाचोस का पैकेट और चीज़ उठाया, उन दोनों को खाया, हो गया आपका। तो कभी कभी स्टे भी आपको खुद को ही समझना है। आज मॉर्निंग में जैसे मैं राइड स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले 3-4 दिन में आपको पता चल जाता है कि किस रूट पर आप कितना चला पाओगे, क्योंकि एलिवेशन होता है। हम जब इंडियन रोड्स पे चलाते हैं जनरली फ्लैट होता है। जब मैं श्रीनगर से जब चला हूँ और कन्याकुमारी चला हूँ, तो दैट इज़ द फ्लैट, क्योंकि बीच का जो पार्ट है पूरा फ्लैट है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। यूरोप में आपको फ्लैट कोर्स मिलता ही नहीं है। वहाँ पर हमेशा या तो चढ़ाई मिलती है या फिर उतार मिलता है, चढ़ाई डाउन हिल। तो आपको एलिवेशन मिलता है, तो आपको ये समझना होता है कि कितने % का एलिवेशन होगा। पर 1% एलिवेशन मतलब ये होता है कि आप 100 किलोमीटर में, फॉर एग्जाम्पल 100 किलोमीटर में आप 1000 मीटर चढ़ गए हो। 100 किलोमीटर में 1000 मीटर का मतलब है 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ गए। अगर वर्टिकल जाएंगे ना तो 1 किलोमीटर चढ़ गए हो। तो जनरली वहाँ पर 1% का ग्रेडियंट होता है। जब 1% का ग्रेडियंट होता है, तो क्योंकि हम एक अमेच्योर साइकिलिस्ट हैं, वी आर नॉट मैच्योर की बहुत अच्छी पावर जनरेट कर पाते हैं, तो हम जैसे जो साइकिलिस्ट होते हैं वो जनरली 7 to 8 आवर्स में, जो जनरली हम यहाँ पर 4-4.5 घंटे में सो करते हैं, वहाँ पर आपको 7 to 8 आवर्स लगते हैं सेम डिस्टेंस के लिए। तो डबल हो गया। तो आपको ये अंदाज़ा लगाना होता है कि आज मैं कितना 15-16 घंटे अगर करूँगा, तो आज अगर 1% एलिवेशन है तो मैं 200 ही चला पाऊँगा। कभी मेरे को फ्लैट मिल गया तो मेरे को 250 भी चलाऊँगा। तो बहुत वेरिएशंस आते हैं डिस्टेंस में एक दिन में भी। तो मुझे याद है मेरे पूरी जर्नी के दौरान किसी जो सबसे कम चला है वो 170 है, जो सबसे कम चला है 170, और जो सबसे ज़्यादा चला है दैट इज 340। इतना डिफरेंस है, मतलब जस्ट डबल, 170 एंड जस्ट डबल। 2 से 3 रातें ऐसी रही हैं जहां हमको स्टे मिला ही नहीं। एक नाइट तो हमने ATM में गुजारी है। अच्छा, यस। वो भी एक अपना। वेदर कैसा था बाहर? वेदर रात में तो मेरे ख्याल से थ्रू आउट द नाइट 5 डिग्री के आसपास रहा होगा, और जब हम स्कैंडिनेविया पहुंच गए तो माइनस में भी गया। तो जिस दिन ATM में सोए, उस दिन क्या बाहर क्या टेम्परेचर था? हाँ, जिस दिन, वो भी एक कहानी है बड़ी, क्योंकि जिस दिन ATM में क्यों सोना पड़ा, है ना। हम किसी टाउन पे पहुंचे हैं, तो वहाँ पता लग रहा है कि सारे ही होटल बुकड हैं। वहाँ क्या होता है कि बहुत पॉपुलेशन बहुत कम रहती है। ऐसा नहीं है कि हमारी तरह, ये नहीं है कि एक टाउन है तो 50 होटल होंगे, या ऐसा कुछ नहीं होता। 3 या 4 होटल्स होते हैं। और वहाँ एक यूरोपियंस का कुछ डिसिप्लिन है या क्या कहें,
कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर उन्होंने शटर डाउन कर दिया है तो उनके अगर रूम रहेंगे भी तो भी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। ऐसे यही चीज़ रेस्टोरेंट में है कि अगर 7 o'clock अगर रेस्टोरेंट बंद होना है तो 7 o'clock हो गई, इसका मतलब बंद है। अगर आप 7:01 पे भी जाएंगे तो वो कह देंगे नो। तो इस तरह का उनका डिसिप्लिन रहता है। तो उस दिन क्या हुआ कि हमारे सारे रूम्स हो गए। अब मेरे को जो अगला टाउन था वो था लगभग 80 किलोमीटर पे, और रात के बज गए थे 9-10 बज गए होंगे। अब हम 80 किलोमीटर का बताया मैंने कि अगर 100 किलोमीटर में 7 घंटे लग रहे हैं तो 80 किलोमीटर भी मतलब 5-6 घंटे लगे। तो हम और थक गए थे, तो हम राइड नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या किया कि एक वहाँ पर बस स्टॉप था, तो हम बस स्टॉप के वहाँ एक छोटा सा बस स्टॉप होता है, वहाँ पर जाकर हम बस स्टॉप नहीं था, सॉरी, वो था ग्रोसरी के बाहर जो पार्किंग एरिया होता है, ग्रोसरी स्टोर के बाहर जो पार्किंग एरिया, तो वहाँ जाकर हम ने कहा कि यार साइकिल लगाओ और सो जाते हैं। तो सो तो गए हम, लेकिन मुश्किल से आधे घंटे के अंदर हमारी जो है ना कपकपी छूट गई थी। शायद हमारा शरीर ही जम गया था, क्योंकि टेम्परेचर शायद 2 डिग्री के आसपास रहा होगा। तो हमने कहा कि हम यहाँ रात नहीं गुजार सकते। तो फिर वहाँ से हमने तुरंत अपना सब सेट किया और थोड़ा सा आगे चले तो एक एटीएम वहाँ अलाउड नहीं होता है वैसे, लेकिन ठीक है। तो एटीएम के अंदर जगह थी काफ़ी, हमने हमारी साइकिल लगाई और हम सो गए। सुबह 3-4 घंटे सोए हैं, तब जाकर फिर हम म्यूनिक के लिए बढ़े थे वहाँ पे। अब बार बार हम कर रहे थे, हम मतलब कितने हम जने थे आप मतलब लोग? हम 3 जने हमने साथ में राइड करी हैं। हम कौन 5 लोग? इंडियंस यहाँ से, हम नॉर्थ केप के थे। 350 ऑल ओवर वर्ल्ड से इस नॉर्थ केप को किया था। 5 राइडर्स थे जो इंडिया से थे, जिसमें से 2 साउथ में केरला से थे, और एक जो थी लेडी थी जयपुर से, रेणु सिंगी, और एक आशुतोष था इंदौर से, और एक मैं था। तो जो रेणु सिंगी मैम है और जो आशुतोष हैं इंदौर वाले, और मैं, हम तीनों ने शुरुआत से लेकर एंड तक ये राइड करी है। और क्योंकि इतनी बड़ी राइड में आपके साथ एक फेलो राइडर अगर जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। और बाकी क्या फूड का कैसा रहा आपका? फूड का क्योंकि यूरोप है, यूरोप में वेजिटेरियन ऑप्शन तो कम रहते हैं, हाँ। लेकिन समहाउ वी मैनेज्ड। शुरुआत में तो जब इटली से ऑस्ट्रिया और जर्मनी, उस टाइम तो पिज़्ज़ा मिल जाता है। हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता था, दैट इज़ मार्गरिटा, जो कि वेजिटेरियन है, अदरवाइज वहाँ पर कुछ रहता नहीं था। हाँ, वेजिटेरियन है। हाँ जी। ये बहुत बड़ी हाँ, ये तो बाहर जाने वालों के लिए बाहर बड़ा जाने वालों ड्रॉबैक के है। लिए तो बहुत, अगर और जिसमें वेजिटेरियन हम हो तो साइकिलिंग कर रहे हैं, क्योंकि साइकिलिंग कर रहे हैं तो हमें कंट्री रोड्स पे चलना हाँ, है ना। तो वहाँ छोटे छोटे टाउन्स आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ इंडियन फूड मिल जाएगा। इंडियन फूड की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इंडियन फूड्स केवल आपको जो बड़े टूरिस्ट बड़े, हाँ, बड़े सिटीज़ होते हैं वहीं हाँ। मिलेंगे, वरना छोटे टाउन्स में नहीं मिल पाते हैं। और जब लास्ट मोमेंट नॉर्थ के पहुंचे आप ग्लोब के पास, जी, तो वो जो पूरी जर्नी दिमाग में आई होगी, तो इमोशंस बाहर आ गए होंगे कि बहुत। मैं इवन मेरा एक वीडियो है जिसमें मेरे ये देखता हूँ मैं, तो पता लगता है कि हाँ, आपसे बोला भी नहीं जाता है। आपको वो चीज़ें याद आती हैं, आपको वो लोग याद आते हैं जिन्होंने आपकी यहाँ तक पहुँचने में मदद करी है। आपको ये समझ में आता है कि क्योंकि आप एक देखा जाए तो एक तरह से आपने 4000 किलोमीटर में एक पूरी लाइफ जी ली होती है, होती है। क्योंकि आपके इमोशंस हाई लो, आपको दर्द, खुशी सब मिल जाता है आपको। जो एक इंसान की ज़िंदगी होती है ना 100 साल की, वो हमने उस पर्टिकुलर डे में जी ली होती है। कितने दिन का सफर था ये, 4000 किलोमीटर? ये हमने 18 दिन में कंप्लीट किया, 17 दिन और कुछ घंटों में। और कितना लिमिट होती है इसकी लिमिट होती है लगभग 25 डेज के आसपास। अच्छा, और अपने 17 दिन कुछ घंटों में पूरा जी कंप्लीट जी कर जी। दिया। अच्छा किया। और वो जो नॉर्थ कैप से वापस आ रहे थे, आपको मुझे पता है कि कुछ वो जो आप उस वक्त शेयर कर रहे थे हमारे साथ में ग्रुप में, हाँ हाँ। कि आते वक्त भी फिर कुछ दिक्कत हुई थी, बस नहीं मिल रही थी या बस में आना पड़ा था, फिर एक लंबा सफर तय करना पड़ा था। ये नॉर्थ केप की ब्यूटी है, यूँ कहेंगे। नॉर्थ केप की ब्यूटी इसलिए है कि नॉर्थ केप जो फिनिशिंग पॉइंट है, वो कोई टाउन नहीं है, वो एक साइट सीइंग पॉइंट है। वहाँ पर स्टे नहीं है। स्टे जो है वहाँ से 30 किलोमीटर वापस डाउन आना पड़ता है,
स्टे के लिए। हनिंग्सवे एक टाउन है, वहाँ पर स्टे है। तो वो पर्टिकुलर एक कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर, वहाँ आप कुछ खा पी सकते हो और है ना, लेकिन वहाँ स्टे का कोई ऑप्शन नहीं है। दैट इज़ अ साइट सीइंग पॉइंट। तो वहाँ से आने के लिए पूरे दिन भर में केवल एक बस ही होती है, और वो ऑब्वियसली आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि एक ही तो बस है। हाँ। तो वो हमें नहीं मिली थी, अगले दिन तक के लिए वेट कर सकते थे, और वो कोई नहीं है। तो हमें जब आप सोचो कि आपने इवेंट को फिनिश कर लिया है ना, जब ये रनर्स, और आप भी शायद अच्छे से जानते हैं, अगर आपसे कहूँ कि यार 42 किलोमीटर आप रन कर लिया है, उसके बाद यहाँ से वहाँ जाना मेडल लेने, तो वो भी अखरता है कि यार इतना दूर मेडल लेने के लिए तो दूर क्यों जाओ, मेरे को यही ला के दो। तो हमको जो है 30 किलोमीटर वापस राइड करते हुए जाना था, और अगेन हेडविंड, और वापस वैसी की वैसी रोलिंग्स। तो वो हमारे लिए बहुत चैलेंज था। हाँ, मैंने वो, क्योंकि अगर जब फिनिशिंग पॉइंट रहती तब तक तो आपके अंदर एक्साइटमेंट रहता है कि फिनिश आ रहा है सामने, आ रहा है, लेकिन जब फिनिश हो जाता है, खुशी हो जाती है, आप कूल डाउन हो जाते हो, उसके बाद वो करना, वो एक अलग ही जर्नी थी। 30 किलोमीटर वापस आए राइड करके, 30 किलोमीटर वापस राइड करके आए हैं। फिर बहुत सारी हैं, आते वक्त भी फिर आपको जो है एक जगह पर उसके लिए फ़ाइट करनी पड़ती है, साइकिल पैकिंग के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम बार बार अभी आप जिक्र करते कश्मीर से कन्याकुमारी, जी जी, 3680 किलोमीटर आपने जो किया। भारत महान देश है, भारत विविधताओं का देश है, बिल्कुल मानता हूँ। ये एक्सपीरियंस किया पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मतलब अलग अलग स्टेट में से निकले होगा होंगे। ही होगा, क्योंकि इंडिया जो है लिटरली इतना वास्ट कंट्री है, और इतना, क्योंकि हर 50 किलोमीटर पे तो आपका खाना चेंज हो जाता है, लोग चेंज हो जाते हैं, उनकी बोली चेंज हो जाती है। मैंने जब श्रीनगर से स्टार्ट किया, तो जब श्रीनगर से स्टार्ट करने के बाद पहला जो लंच था मेरा, वो था राजमा चावल, बिल्कुल पहाड़ी राजमा चावल। और जब मैंने एंड किया कन्याकुमारी, वहाँ पर मेरा जो लंच था वो था सांभर चावल। तो मैं राजमा चावल से सांभर चावल तक की जो जर्नी है, सांभर चावल तक की राइड करते, तो इसके बीच की जर्नी, उसमें कितने फूड चेंज हुए हैं। उसके बाद जब मैं पंजाब आया हूँ, पराठों से मैं दिल्ली आया हूँ, तो शायद मैंने छोले भी खाए हैं। उसके बाद एमपी में घुसा हूँ, पोहे खाए हैं। यूपी में मैंने अलग उनका चलता है। तो इस तरह से अलग अलग अलग, हैदराबाद में उनका जो है बिरयानी है। तो इतनी तो खानों में ही इतनी विविधताएं हैं। इसके बाद लैंग्वेजेस हर 50 किलोमीटर पे चेंज हो रही है, लोग चेंज हो रहे हैं, उनकी वेशभूषा। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। श्रीनगर के लोग, उनकी बोली अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, पहाड़ियों की भाषा अलग होती है। जैसे ही आप नागपुर क्रॉस करते हो, नागपुर क्रॉस करते ही आपको एकदम से मुश्किल से नागपुर से आप चलते होंगे 60-70 किलोमीटर चलते होंगे, आपको एकदम से वाइब चेंज हो जाती है। ऐसा लगता है कि ये है साउथ, क्योंकि आपको जलेबियाँ दिखने लगती हैं। वहाँ जो साइन बोर्ड्स होते हैं वो जलेबियों में दिखने लगते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है, अच्छा ये तेलुगु आ गया, तमिल में साइन बोर्ड्स आ गए हैं, वो जलेबियाँ। तो वो जलेबी दिखने लग जाती है, तो आपको वाइब आने लग जाती है कि हाँ, ये साउथ इंडिया स्टार्ट हो गया। कई जगह हेल्पफुल भी होते हैं बहुत। कोई ऐसी हेल्प याद है जो आपको लगाओ कि बहुत जरूरी था मेरे को अभी ये मिलना, इस बंदे का मिलना, या ऐसा कुछ? तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए हैं मेरी, काफ़ी राइड्स हैं अलग 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 अलग। तो दो किस्से मेरे को बहुत ज़्यादा याद रहते हैं, मतलब मेरे दिल के करीब हैं वो, क्योंकि है ना, वो ऐसे वक्त पर मुझे मिली हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एंजल्स हम बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, तो वो होते हैं वहाँ पर जाकर। आपको लगता है कि कोई है जो ऊपर से आपकी मदद करता है, अगर आप कुछ करने निकलते हैं तो। ऐसा ही वाक़या मुझे याद है कि जब मैं थाईलैंड की एक राइड कर रहा था, ईशान बाइक, तो उसमें एक मेकोंग रिवर के सहारे हमको चलना पड़ता है। तो वो दैट इज़ टोटली अपहिल था वो पूरा, और पूरा अपहिल चल रहे थे हम। तो अपहिल में क्या होता है, अब वहाँ क्या था कि जब पहाड़ियाँ आती है ना, तो पहाड़ियों के वहाँ पर क्या है, कोई भी रेस्टोरेंट या कुछ भी इस चीज़ मिलती नहीं है। तो वहाँ पर मेरे एक तो पानी ख़त्म हो गया था, ऊपर से धूप बहुत थी, और एक मुझे ना भूख बहुत लग रही थी। और मैं भगवान से कह रहा था कि यार क्या करूँ, कैसे कैसे चढ़ पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारा एलिवेशन बाकी था, अपहिल बाकी था।
तो मैं कभी तो पैदल चलने लग जाता था, कभी किसी छाया में बैठ जाता था, मेरे से चला ही नहीं जा रहा था। ऐसे वक्त पे क्या हुआ कि एक मेरे को हट टाइप में दिखी, एक झोपड़ी थी और उसमें शेड था। तो मैं वहाँ जाकर चला गया, वहाँ पर एक फैमिली थी। तो उन्होंने मैंने जाते ही वहाँ पर, और मुझे क्या लगा कि वो एक रेस्टोरेंट है, क्योंकि वहाँ क्या है, उनके किचन के कुछ सामान भी पड़े थे और ये सब। तो मुझे लगा कि रेस्टोरेंट है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है। उनको नहीं समझ में आ रहा था, इंग्लिश भी नहीं समझ में आती है। तो मैंने जस्ट उनको ये समझाया कि मेरा अपना सिपर दिखाया कि मुझे वाटर। तो उनमें से जो उनकी जो एक बिटिया थी या जो डॉटर थी, वो लेकर आई पानी। पानी तो लाई सही, उसके साथ वो बर्फ़ उसमें डाल के ठंडा चिल्ड पानी लेके आई, जो उस टाइम पर मेरे लिए एक अमृत था। ठीक है, वो मैंने पिया थोड़ा सा, और वो पीने के बाद फिर मेरे को लगा कि ये रेस्टोरेंट है। तो मैंने उनको कहा कि यू हैव सम फूड फूड मैंने ऐसे कहा। तो उसने मेरे को समझाया कि ये रेस्टोरेंट नहीं है। उनकी भाषा और मेरे सिंबॉलिक में हम चल हाँ, रही हैं ऐसी चीज़ें, साइन लैंग्वेज है में ना। काम चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं उस परिवार को ये समझ में आ गया कि ये जो है बहुत ज़्यादा भूखा है। उन्होंने मेरे से पूछा नहीं है, लेकिन वो उसमें से उनकी जो लेडी थी वो अंदर गई और जो है उसने मेरे लिए स्पेशली बनाया। हालांकि उन्होंने उनका फूड जो होता है वो नॉनवेज था, वो बनाया। तो चावल अलग बनाए थे और वो जो उनका करी थी वो नॉनवेज थी, वो बनाई थी। तो वो लेकर आई। अब मैं देखते मेरे को समझ में आ गया, मैंने कहा यार ये बिना, उनको ये समझ में आ गया कि मैं भूखा हूँ और इनको लग गया कि इनको ज़रूरत है। तो वो लेकर आई हैं। अब मेरे सामने दुविधा ये थी कि मैं वेजिटेरियन हूँ, हाँ, और वो इतने प्यार से मेरे लिए मेहनत से बना कर लाई हैं, तो क्या करूँ मैं। तो मेरे लिए दुविधा थी। तो मैंने उस टाइम पर बस मैंने इतना सा कहा कि आई एम वेजिटेरियन, आई विल टेक हाँ, दिस राइस ओनली। राइस ओनली। तो वो वापस गई हैं, और वो मेरे लिए पता नहीं क्या, केवल वेजिटेरियन उनके जो थी वो ऑप्शन लेकर आई कि दिस इज़ वेजिटेरियन। हाँ, तब जाकर मुझे लगा कि इस दुनिया में पैसा, आप कह रहे थे ना, पैसा कुछ नहीं होता है। जो बंदा आपके समय पर काम काम आ जाए, आ जाए, उससे अमीर आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो ये एक किस्सा था जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे लगा कि भगवान कहीं ना कहीं है, जो इन चीज़ों को सब जानता है, समझता है, और आपके लिए मदद के लिए हमेशा। एक किस्सा और बता रहे थे कि दो किस्से, एक किस्सा और क्या था? दूसरा किस्सा एक और था कि ऐसे कैसे जब मैं नॉर्थ कैप कर रहा था, और स्वीडन का शायद वो रास्ता था। स्वीडन एक ऐसी जगह है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है। तो वहाँ लगभग 70-80 किलोमीटर पर एक टाउन आता है। तो ऐसे ही एक स्ट्रेच चल रहा था, वहाँ पर हमारा पानी ख़त्म हो गया था। मैं और आशु, जो मैंने बताया, हम दोनों राइड कर रहे थे। तो हम दोनों राइड कर रहे थे, और पानी हमको काफ़ी टाइम से 50-60 1 घंटा 1.5 घंटे से पानी नहीं मिल रहा था। हम परेशान हो गए। अब हम परेशान तो थे ही से कि क्या करें, तो हम पैदल चल रहे थे। हमने कहा यार अब क्या करें कि हम एक वीडियो बना लेते हैं, लोगों को बताते हैं कि देखो हमें ऐसी परेशानियाँ आती हैं। तो उस वक्त हम शूट करने लगे, हेलो फ्रेंड्स, हम देखो यहाँ पर ऐसे चल रहे हैं, हमें इतना टाइम हो गया है, और हमें पानी की इतनी तेज़ प्यास लग रही है, बहुत सारी, है ना, और हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है हमारा, तो है ना। तो उस टाइम पर हो सकता है कि जिनको मैं ये लोगों को बताना चाह रहा हूँ, उन लोगों की दुआएं लगी हों, क्या लगा हो। हाँ, सामने से एक कार आई है, कार रुकी है, एंड वो पूछती हैं कि डू यू वांट एनीथिंग। मैंने कहा जस्ट वाटर। दे गिव अस कैन, दिस बिग मच, हाँ, है ना, पूरा इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने बोतल। पानी की बोतल दी है। तो फिर वहाँ ऐसे जो मोमेंट्स होते हैं, वहाँ पर आपको उस ऊपर शक्ति वाले का का, और हाँ, एहसास होता है। और वो एक चीज़ है जो मुझे, ऐसे काफ़ी वाक़ये हैं, लेकिन ये दो मेरे दिल के बिल्कुल करीब हैं। और ये वीडियो तो मैंने ग्रुप में भी डाला था। तो नमस्कार साथियों, जय श्री राम। जय श्री राम। आज यात्रा का 14वां दिन, इटली टू नॉर्वे, और सुबह से अभी तक 125 किलोमीटर आ गए हैं, और अभी यहाँ समय हो रहा है करीबन 3:30 बज रहे हैं। और आप यकीन मानिए कि इस 125 किलोमीटर में एक भी सुपरमार्केट या खाने पीने की कोई दुकान कुछ भी नहीं मिला है। कोई पेट्रोल पंप तक नहीं आया अभी हाल। पानी की भी प्रॉब्लम हो रही है।
और एकदम सुनसान। देखिए पीछे आप, पूरा ऐसे ही रोड है, एक जैसा रोड है, कोई ट्रैफिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ग्रीनरी है, दो ही तरफ ट्रीज है और बहुत कम गाड़ियाँ आ रही है। पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है, तो एक जगह तो एक घर मिल गया था किस्मत से, तो घर पे जाकर हमने रिक्वेस्ट करके पानी की बोतलें रिफ़िल करी और उसके बाद पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है। यू हैव वाटर? अभी हमको कोई मिलेंगे, हमारी हेल्प कर रहे हैं। पानी बिल्कुल नहीं है, देखिए वीडियो बना ही रहा था मैं और हेल्प मिली है। Take it. Thank you. What is this race? This is North Cap. North And Cap. yes, North Cap, and we are going from Italy, Rovereto to Norway to the Wow. North Cap. Very good. Yeah. It's a 4,000 kilometer. 4,000. 4,100 kilometer. Okay. I am shooting the video for my friend. Good luck. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Yeah. You are angels. You are angels In for this us. road, actually, no, nothing. Good luck with Thank you. trip. Thank you. Thank you. Yep. Bye. ये देखिए किस तरीके से हमें आप आप लोगों की दुआएं से एकदम पानी मिल गया है। और आज का हमारा जो डेस्टिनेशन है वो 190 किलोमीटर्स पे है, तो 65 किलोमीटर से चल रहे हैं। सुबह से बारिश कंटिन्यू चल रही है, 3-4 घंटे से पूरे बारिश में भीगे हुए हैं, शूज़ वगैरह सब भीग गए हैं आज, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और देखिए अब आगे कैसा का सफ़र होता है, फिर मुलाकात होती है। जय श्री राम। लोगों को बहुत पसंद आया था। हाँ हाँ, देखा था मैंने, मुझे याद है अच्छे से। लंदन एडिनबर्ग लंदन 1500 किलोमीटर। जी। वो रूट कैसा है और क्या कुछ किस्सा कोई उसके साथ जुड़ा हुआ है? अगेन उसमें भी बहुत सारे किस्से तो हैं, लेकिन एक किस्सा याद आता है मेरे को। लंदन में जब मैं स्कॉटलैंड पहुंचा, लगभग मैं अराउंड 600-700 किलोमीटर चला गया था और यूटर्न मेरे 50-60 किलोमीटर रह गया था। रात हो गई थी, और क्योंकि वो एक नॉन स्टॉप राइड होती है, वहाँ आपको स्टे नहीं लेना होता, क्योंकि वो दैट इज़ द ब्रीवे कॉन्सेप्ट। तो ब्रेवे कॉन्सेप्ट में क्या होता है, 1500 किलोमीटर है, एक टाइम लिमिट है आपके पास, तो आपको दिन रात साइकिलिंग करनी होती है। तो रात हो गई थी और मैं नियरली 2 और 3 मिडनाइट रही होगी। उस टाइम पर राइड कर रहा था और मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेला राइड कर रहा था। तो उस टाइम पर मेरा एकदम से टायर पंचर हो गया। टायर पंचर होते ही मेरे को रुकना पड़ा। तो एक कोई घर था, वहाँ घर भी क्या है, दूर दूर होते हैं, तो एक घर था, तो उसके सामने मैं आराम से अपनी लाइट जला के लाइटों को मैंने सेट किया और मैं अपना टायर का पंचर बना रहा हूँ। इतने में सामने वाले घर से टू 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 की आवाज़ आई, अलार्म बजाए, जैसे वो थीफ अलार्म होता है। हाँ। वैसा। मेरे को तो समझ में नहीं आया, मैं सीधा साधा आदमी, मेरे को वहाँ के लोगों का न तो मुझे रूल्स पता है न कुछ पता है। वहाँ से आया तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वहाँ से लिटरली एक आदमी इतनी बड़ी गन लेकर बाहर निकला है और उसने यूं मेरे तरफ निशाना लगाया है, लेकिन चलाया नहीं है। बट एक्चुअली उसमें उनकी भी गलती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सोचा है कि कोई थीफ या रॉबर हो सकता है सामने, है ना, आया है। लेकिन जब मैंने उनको दिखाया कि आई एम एस राइडर, उनको साइकिल दिखाया, देन ओके एंड यू थम्स अप करके फिर अंदर चले गए। मेरी जान हलक में तो ऐसे काफी किस्से हो जाते हैं। अरे वाह। तो ये लंदन एडिनबर्ग का एक किस्सा है। आपने बताया वो ब्रेवे राइड थी। हाँ। ये ऑडेक्स जो जी, ये ऑडेक्स की एक राइड होती है। ऑडेक्स क्या है? ऑडेक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लॉन्ग राइड्स को कंडक्ट करवाता है। ऑडेक्स इज ए ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड ऑफिस जो है फ्रांस में है, और उन्होंने क्या है कि हर कंट्रीज में एक अपना जैसे इंडिया की बात करें तो ऑडेक्स इंडिया रेंडोनियर्स है, जो कि ऑडेक्स क्लब पर्सियन जो कि फ्रांस में है उसके अंडर आता है, और ऑडेक्स इंडिया रेंडोनियर्स के अगेन
नीचे सिटी क्लब्स हैं। तो कोटा में जैसे सिटी क्लब कोटा रेंडोनियर्स है जो ओडेक्स से सर्टिफाइड है। ओडेक्स का मेन जो पर्पज़ होता है कि जैसे आपने हर बंदा एक लॉन्ग राइड करता है, इसमें क्या होता है 200 किलोमीटर से ये राइड स्टार्ट होती है। तो एक राइड करना ये उस तरह से हो गया, एक तो आप पढ़ाई कर रहे हो तो सेल्फ पढ़ाई कर रहे हो तो किसने देखा, हाँ हाँ लेकिन अगर उसका एग्जाम लेके जब तक उसको सर्टिफिकेट नहीं करे तब तक वो 10th पास नहीं खिला रहा है ना। हाँ 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 ऐसे ही ओडेक्स क्या है कि सर्टिफिकेशन देता है, तो वो किसी न किसी के मॉनिटरिंग में वो राइड होती है और उसको उसने कंप्लीट करी है या नहीं करी है उसका एक सर्टिफिकेशन होता है। तो अगर आपने 200 किलोमीटर अगर ओडेक्स के अंडर में अगर की है तो दैट इज सर्टिफाइड कि ऑफिशियली आपने कि भाई ऑफिशियल राइड 200 होगी करी है। 200 किलोमीटर आपने किया होगा। अदरवाइज 200 तो आप ऐसे भी जाके कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ये राइड कर सकता है, लेकिन ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिल ऑफिशियल जाता है। सर्टिफिकेशन है। तो ये एक इंटरनेशनल क्लब है कोटा में आपने इंट्रोड्यूस किया जी, ऑडेक्स को। कोटा में उस टाइम पर मैंने इंट्रोड्यूस किया था। कैसे जोड़ा आपने लोकल रनर्स को ऑडेक्स ब्रेवेट से कि 200 किलोमीटर राइड करनी चाहिए, मेरे साथ आओ, और देखो किसी भी कैसा राइड सपोर्ट मिला आपको? किसी भी राइड को करने से अगर आपको केवल आज मैं 2000 किलोमीटर चलाओ 2000 किलोमीटर मैं आपको कहूँ और मैंने खुद ने अगर 2000 नहीं चलाई है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए तो मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैं और रहीम मैंने शुरुआत में बताया था कि हम 50 किलोमीटर करते रहते थे, कभी 100 कर लेते थे। तो एक दिन हम दोनों बैठे थे और हमें क्या था कि एक कोई उस टाइम पर कोटा में कोई एक औरंगाबाद से कोई एक साइकिलिस्ट आया था यहाँ पर, कोई उनका शायद किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में ऑब्जर्वर बन के आए थे वो। तो एक मुश्किल से 3-4 दिन के लिए आए होंगे वो। तो उन्होंने यहाँ पर सर्च किया कि यहाँ पर कोई साइकिलिंग ग्रुप है, उनको राइड करनी थी, तो ऐसे हम उनके साथ चले गए। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जो हैं ब्रेवे नहीं करते हैं, बीआरएम नहीं करते। तो वो जो शब्द था ना बीआरएम नहीं करते, मैंने कहा यार ये बीआरएम क्या बोला है, हमने फर्स्ट टाइम सुना। तो उसके बारे में पता किया तो जैसे मैंने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ होती है, ओडेक्स होता है, ऐसे ऐसे होता है। हमें भी इंटरेस्ट आया। तो एक दिन हम जो रहीम हमारे भाई है वो हम दोनों बैठे थे कि कल यार अपन 100 करते हैं। तो उन्होंने कहा जब यार 100 कर रहे हैं तो अपन एक बार ब्रेवे भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ कहाँ होती है? तो उस टाइम पर केवल जयपुर में होती थी, राजस्थान में केवल जयपुर ही एक ऐसा सिटी था जहाँ पर वो ब्रेवेट्स होती थी। तो हमने देखा तो लकीली उसी संडे को जब हम 100 करने वाले थे तो थी 200 किलोमीटर की राइड। तो हमने तुरंत अपना एक वहाँ पर ओडेक्स का मेंबरशिप लिया और उसको रजिस्टर किया। जो वहाँ का ऑर्गेनाइज़र थे उससे बात करी कि हम आना चाहते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल आ जाओ। ऐसे करके हमने हमारी पहली 200 करी। जब हम 200 करके आए तो लोगों ने कहा कि यार 200 भी कर लेते हो। मैंने कहा हाँ यार हो गई। तब मुझे लगा कि यार ये तो बढ़िया चीज़ है, होना चाहिए, क्योंकि लोगों की अप्रिसिएशन मिल रही है। तो 200 के बाद फिर हमने 300, 400, 600 करके मैंने जो है उस टाइम पर 3 महीने के अंदर एक एसआर टाइटल होता है सुपर एंडोनियर्स, वो मैंने जयपुर क्लब से किया। जब ये मैं राइड कर रहा था तो उस टाइम पर एक्चुअल में वो जो जयपुर के जो ऑर्गेनाइज़र था उनके साथ मेरी बात हुई। तो उन्होंने ये कहा कि आप कोटा में क्यों ना इसको स्टार्ट करें। तो वहाँ से मैं यहाँ पर कोटा में पहली बार मैंने जयपुर वालों के साथ मिलकर ये राइड हमने ऑर्गेनाइज करी थी और लोगों को ये बताया कि ओडेक्स एक क्लब है, उसके थ्रू आप ये करें। तो उस टाइम पर नियर अबाउट 40 राइडर्स ने पहली ब्रेवेट में यहाँ पर लिया था और इस तरह से वो शुरुआत मैंने भी अच्छा आपने पार्टिसिपेट किया था और मैं 120 पे ढेर हो गया था। हाँ, तो वहाँ से एक्चुअल में समझ में आया ना। और एक्चुअली माइंडसेट चेंज हो जाता है। अगर आपने आपके साथ वाले ने अगर 600 कर रही थी क्या 200 नहीं, लेकिन जब वो सकते हैं। फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में मैं पूरा नहीं कर पाया था तो फिर मेरे को सेकंड अटेम्प्ट में मैं बहुत अच्छा से करके निकला था। ब्रेवेट किया हुआ है मैंने, 200 आप ही के अंडर गाइडेंस किया हुआ है पूरा, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मैं खुद अगर साइकिलिंग मैंने 200 किलोमीटर जो आपके उसमें की थी वो बहुत शानदार एक्सपीरियंस था और बहुत ज़रूरी था कोटा वालों के लिए ये चीज़ साइकिलिंग। लेकिन भाई अब हम बात करेंगे कॉमरेड्स की। आपने 3 बार कॉमरेड्स की हुई है। साउथ अफ्रीका ज़्यादा पसंद है या वो चैलेंज ज़्यादा पसंद है? 3 बार आप लगातार अल्ट्रा रन करने चले गए। देखो हर चीज़ के पीछे है ना कोई रीज़न होता है। कॉमरेड्स के पीछे का रीज़न भी स्पष्ट था। 2017 में मैंने अपनी रनिंग स्टार्ट करी थी मार्च में, अच्छे से ध्यान है। तो मुझे रनिंग बिल्कुल कभी ज़िंदगी में नहीं करी थी, लेकिन उस टाइम पर मेरी आईआरसी में जो एक ट्रेनिंग एक उनका पैटर्न है कि वो वेडनेसडे
और फ्राइडे और संडे को ट्रेनिंग करवाते हैं, है ना। तो वहाँ मेरा रेगुलरिटी बनी, और बाकी दिन में मेरे रहीम उनके साथ जो है मैं 50 किलोमीटर कर रहा था, तो वो जो एक रेगुलरिटी बनी, तो मैं रनिंग में भी उतना ही अच्छा बनता गया जितना मैं साइकिलिंग में था। मेरा दोनों चीज़ें एक साइमल्टेनियसली चल रही थी। तो ऐसे करते हुए मैंने सितंबर में मेरी पहली हाफ मैराथन मैंने रजिस्टर करी, क्योंकि एक ग्रुप जा रहा था लेह लद्दाख। तो मैंने कहा, मेरे को लेह लद्दाख देखने का शौक था एक्चुअली, मेरे को रनिंग करूँगा कि नहीं करूँगा वो अलग बात है। तो मैंने 21 इस बहाने से कि यार मैं इवेंट के बहाने लेह लद्दाख चला जाऊँगा, इसलिए मैंने सितंबर में, मैंने अप्रैल में, मार्च अप्रैल में तो स्टार्ट करी है, अप्रैल में, और अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने रन करके मैंने लेह लद्दाख में 21 कर लिया। जब मैंने वो 21 किया तो मुझे समझ में आया कि यार मैं रन कर सकता हूँ, यहाँ से मेरे को समझ में आया। तो फिर मैंने वहाँ रनिंग करी। तो उसके अगले ही महीने मैंने ADHM करके एक इवेंट होता है दिल्ली हाफ मैराथन, वहाँ पर मैंने थोड़ी सी और मेहनत करी, तो मैं सब 2 आ गया। और मुझे याद है कि जब उस टाइम पर जितने रनर्स के बीच में सब 2 लाना बहुत बड़ी बात होती है कि सब 2 आ गया, मतलब आप तो रनिंग के किंग हो, ये हो। तो वो जब मैं सब 2 लाया तो लोगों ने इतना अप्रिशिएशन दिया कि मुझे याद है 1 और 57 मिनट्स में मैंने वो किया था। तो लोगों ने कहा कि यार ये तो अलग ही लेवल निकल रहा है इसका। तो जो अप्रिशिएशन जब मिलने लगता है, और मेरा ये पर्सनली मानना है कि जब आप को अगर आपको किसी को बढ़ाना है ना, बस उसको अप्रिशिएट कर दो, अपने आप वो बढ़ जाएगा, निकल जाएगा। और मेरे साथ लकीली ये हुआ कि कोटा वालों ने मेरे को बहुत अप्रिशिएशन दिया और मैं चलता गया। तो अक्टूबर में ये हुआ, और मैंने फरवरी में जो है दिसंबर में मैंने गोवा मैराथन करी थी। वो भी मैंने सब 5 करी, 440 मुझे याद है वो टाइम रहा। और मैंने अजय सर को स्पेशली ग्रेटिट्यूड दिया कि मैं शायद आपकी ट्रेनिंग की वजह से ऐसा रहा हूँ। उस टाइम पर मैं अजय सर के ना इतना रिस्पेक्ट करता हूँ, आज भी करता हूँ। तो मुझे उनका एक सेंटेंस याद रहता है मुझे आज भी। मैंने उनसे पूछा तो वो कहते हैं मुझे भी याद नहीं है ये चीज़, लेकिन होता है कभी कभी आपको किसी की आपका गुरु है तो उसकी चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। तो उन्होंने एक मैसेज लिखा था कि आई वांट कि कोटा से कभी कोई कॉमरेड्स दौड़े, और मुझे कॉमरेड्स का पहला वर्ड वहाँ से आया था। और लकीली जब कॉमरेड्स दिमाग में आया, उसके 1 महीने बाद ही मैंने जब सोचा कि मुझे ये दौड़ना है, तो जब आप सोचते हैं ना किसी चीज़ को, तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। 1 महीने बाद ही जो मेरा फ्रेंड अनंत है, उसने मेरे को कॉल किया कि यार भाई मैं कॉमरेड्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, क्या तू चलेगा? मैंने कहा आपने क्या बात बोल दी है, मेरे को जाना ही है। तो अब मेरे को ये समझ नहीं है कि 90 किलोमीटर जो बंदा अभी साल भर भी नहीं हुआ है वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपने सोच लिया है तो आपको कोई दुनिया रोक नहीं सकती। ये आप जून में कॉमरेड्स होती है। मैंने तब तक इसका रजिस्ट्रेशन सब ख़त्म हो चुके थे, लेकिन मेरे को मैंने फरवरी मार्च में जाकर एक सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस होता है, उसके थ्रू मुझे याद है एक मुंबई की एक कोई रनर थी, उनका मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज़ में लिया है। उन्होंने मेरे को अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र किया है, तब जाकर मैंने फरवरी या मार्च से मैंने उसको ट्रेनिंग चालू करी है। पूरा मार्च अप्रैल मई एक्सटेंसिवली मेरे दिमाग में जब घुस गया कि ये करना ही है, वो कर और जून में इसको सक्सेसफुली हमने फिनिश किया है और 3 बार कर लिया। और उसके बाद तो फिर एक बार तो मैं सबको रनर्स को इकट्ठा करके लेकर गया हूँ है ना। और ये है, और मैं चाहता हूँ कि अभी नेक्स्ट ईयर जो है, मेरा एक सपना है कि कोटा से मैक्सिमम, और ये कितनी बार मैंने बोला है कि मैक्सिमम रनर्स हमारे जाएं, क्योंकि मुंबई में अभी मुंबई से काफ़ी लोग जाते हैं। 100 ईयर है इस बार कॉमरेड्स का। तो मैं जैसे अभी अपना एक इवेंट है, ये जो टी शर्ट मैंने पहनी है सेंटेनरी BRM की टी शर्ट है, इसमें 100 ईयर्स कंप्लीट हुए BRM को जी। तो ये आपकी तरफ से दी हुई गिफ्ट है ये मेरे को, मुझे पता है मैंने BRM की थी। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अब आने वाले कुछ दिनों बाद आप ट्रांस AM जा रहे हैं बिल्कुल, ये इसके बारे में बताएं कि ये क्या है और कितने किलोमीटर की राइड है और ये कैसे? अगेन वही 4200 कंप्लीट किया था 2 साल पहले। तो 2 साल पहले जब ये किया था फिनिश, तो दिमाग में यही था कि अब कुछ अलग करना है। लेकिन अब क्योंकि आपने एक बेंचमार्क सेट कर लिया 4200 इटसेल्फ है बेंचमार्क,
कि ये बहुत होता है, कि अब क्या करेगा। हाँ। मेरे दिमाग में है कि नहीं, कभी भी कोई चीज़ सेट नहीं करनी है। अगर क्योंकि आप सेटल हो गए तो लाइफ सेटल हो जानी है। लाइफ को कभी सेटल नहीं करना है, तभी आपकी प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस करना है तो आपको सेटल नहीं होना है। तो यहीं से मैंने अपना एक, तो उस टाइम पर हमने 2024 के बाद देखना स्टार्ट किया था। तो एक इवेंट निकल के आया था ट्रांस अमेरिका, जो कि 6000 किलोमीटर की ये एंड्योरेंस है, एक्सपीडिशन है। और अगेन कुछ कुछ कंसेप्ट नॉर्थ केप के जैसा ही है। तो इस बार मैं अभी, और अब वो टाइम आ गया है क्योंकि मैं अभी नेक्स्ट वीक ही फ्लाई कर रहा हूँ यूएस के लिए। 7 जून से ये स्टार्ट होने वाला है ट्रांस एम बाइक रेस। और अगेन सोच लिया है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि कर लूँगा। इतना इजी होता है। आपका ये एपिसोड भी 7 जून को ही आने वाला है। जी, अरे क्या बात है। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं अभी से जी। कि आप वो 5500 किलोमीटर कंप्लीट करके आए बहुत अच्छे से। दौड़कास्ट की पूरी टीम आपको सपोर्ट करेगी और पूरी जर्नी के दौरान आप लाइव रहेंगे। नहीं पूरी, हाँ मतलब एक ट्रैकर हमारे साथ रहता है, तो ट्रैकर मेरे पास रहता है, तो उससे आप मुझको ट्रैक कर सकते हैं, है ना, कि मैं अभी कहाँ पहुँचा हूँ, क्या है क्या नहीं। और आप लाइव वीडियोस भेजते रहेंगे। मैं, हाँ बिल्कुल रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा कि अब मेरे साथ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो आप हमारे दोस्तों को बताएं कि लाइव अपडेट्स आपकी लेने के लिए कहाँ कैसे मिलेगा। लाइव अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिमिटलेस साइकिलिस्ट करके मेरा इंस्टा अकाउंट है। आप बिल्कुल उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग से मैंने बनाया हुआ है, जिसमें आप मेरे से अगर कोई क्वेरी करना चाह रहे हैं, और मैं वहाँ पर अपनी रो फुटेज भी डालता रहूँगा। ठीक है। तो ये कितने दिन की राइड रहेगी ट्रांस एम आपकी? ट्रांस एम हम ये मान के चल रहे हैं कि टेंटेटिवली 25 या 26 डेज में हम इसको फिनिश करेंगे। 26 डेज में कितना 100 किलोमीटर हो गया? ये नियर अप्रोक्स एक्चुअली 6000 किलोमीटर है। अप्रोक्स 6000 किलोमीटर। 5800 से 6000 के बीच में कहीं। और डेली राइड्स कितने किलोमीटर की रहती है ऐसा मान के चलते हैं? मैंने जैसे बताया, अगर वो ग्रेडियंट्स आते हैं तो 200 जाती है, ग्रेडियंट्स नहीं है, तो फ्लैट depend है तो करता वो है। डिपेंड करता है। 250 300 भी हम चला एवरेज लेते हैं। 200 किलोमीटर मान लो। 240 के आसपास एवरेज मान लो। एवरेज मान के चलते हैं। अभी मेरा जो नॉर्थ केप में था वो 240 आया था एवरेज अच्छा, पर डे का। और इस वक्त वहाँ वेदर कैसा होगा कहाँ पर? जहाँ आप जा रहे हैं? वहाँ पर जो है शुरुआत में 8-10 दिन जो है, लगभग शुरुआत के 1800 किलोमीटर जो है वहाँ पर 10 डिग्री के आसपास रहेगा। उसके बाद जैसे ही हम व्योमिंग क्रॉस करेंगे स्टेट, तो एकदम से ह्यूमिड हो जाएगा और लगभग 30+ पे वो टेम्परेचर रहने वाला है दिन में। रात की राइड्स क्यों नहीं करते? जैसे क्यों नहीं अपन रात को राइड करें जिससे? नहीं, रात को एक्चुअली सेफ नहीं होता है, क्योंकि हम दूसरी कंट्री में हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस होते हैं कि आपको हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर तो हम दूसरी कंट्री में हैं। तो और उनकी तरफ से रिकमेंडेड, जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनकी तरफ से रिकमेंडेड होता है कि आप डे टाइम में ही राइड करें, हाँ हाँ, है ना, और नाइट में। और जो आपका जो स्लीप साइकिल होता है, क्योंकि ये ऐसा है नहीं कि हमको 1 दिन या 2 दिन ही साइकिलिंग करनी है, हमको 25 डेज करनी है। तो हमें हमारा स्लीप साइकिल, हाइड्रेशन मैनेजमेंट, ये प्रॉपर रखना पड़ता है बॉडी को सर्वाइव। अदरवाइज बॉडी अगर सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो आप 4-5 दिन में ही टूट जाओगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ब्रॉडकास्ट विद बंटी बना को जो देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं फिटनेस को लेकर के? वो सब जानने को उत्सुक है कि क्या फिटनेस को लेकर मेरा एक ही है, जो कि मैंने बिल्कुल एपिसोड के शुरुआत में भी बोला है, कि सबसे बड़ी पूंजी अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ है तो वो है स्वास्थ्य। अपनी लाइफ में सब कुछ भूलकर सबसे बड़ी प्रायोरिटी स्वास्थ्य को रख लो। मैं आज कह रहा हूँ, नहीं तो मजबूरी में या तो डॉक्टर बोले तब दौड़ लेना, या आज शौक से दौड़ लो। दूसरी चीज़, अपनी लाइफ में जो है, आपको कुछ भी करना है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है सोचना। नामुमकिन कुछ नहीं होता। इंसान की लिमिट को तो आज भी इंसान आज तक एक्सप्लोर नहीं कर पाया है, भले ही वो चांद तक पहुंच गया हो। तो सोचना आपको है, कितना बड़ा सोच सकते हो, क्योंकि
जो मैंने बताया, जो भगवान या जो शक्ति है ऊपर की, वो आपको उसने तो support आपको करे। समुद्र दे रखा है। कोई उसमें से लोटा ले जा रहा है, कोई बाल्टी ले जा रहा है, कोई टैंकर ले जा रहा है, और किसी ने तो पता है उसमें पाइप डालकर कंटिन्यू मोटर लगाकर अपना ले लिया अपना है। ले लिया। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या लेना चाहते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दौड़कास्ट विद बंटी बना में आने के लिए, जी। अपना समय निकालने के लिए। तो दोस्तों, कुछ लोग किलोमीटर गिनते हैं और कुछ लोग हर किलोमीटर पर अपनी कहानी लिखते हैं। उन्हीं लोगों में से नितिन सैनी है, जो हर किलोमीटर पे एक नई कहानी लिखते हैं और फिर 6000 राइड के लिए जा रहे हैं। हम सब की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहें दौड़कास्ट विद बंटी बना, क्योंकि यहाँ खून नहीं जुनून दौड़ता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।